तारीख थी 2 मई 2023। समय था लगभग 9:30। मंच पर मौजूद थे कर्नाटक पीसीसी चीफ डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला। और ये मौका था कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र का, जिसमें यह बिंदु अहम था कि सरकार बनने के बाद बजरंग दल को राज्य में बैन किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर कर्नाटक कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो में क्यों लिखा और आखिर क्या है बजरंग दल का इतिहास। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। तो शुरू से शुरू करते हैं। देश में राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राम के मुद्दे पर युवाओं को आंदोलित कर सके, जो राम के नाम पर सड़क पर निकल सके। इधर विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को मोबिलाइज कर रही थी। इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठा रहा था। नाम था विनय कटियार। विनय कटियार तब फायर ब्रांड नेता थे और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेहद उग्र थे। इसी परिदृश्य में साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। 39 साल आगे बढ़ते हैं। साल है 2023 और मौका है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। 39 साल आगे बढ़ते हैं। साल है 2023 और मौका है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। हिंदू मान्यता में मंगलवार को बजरंग बली का दिन माना जाता है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार बजरंग बली के नाम से जुड़े संगठन बजरंग दल के लिए मुसीबत और विवाद लेकर आया। 2 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र में कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो समाज में नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। कांग्रेस के इस वादे से पहले से गर्म कर्नाटक की राजनीतिक तापमान और उबल पड़ा है। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल ने इस वादे के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बजरंग दल ने कहा है कि वे एक राष्ट्रवादी संगठन है और इसकी तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंध संगठन से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बजरंग दल की देश और धर्म के प्रति निष्ठा की वजह से कांग्रेस और पीएफआई की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। बजरंग दल इस मुद्दे को कर्नाटक समेत पूरे देश में जोर शोर से उठा रही है और प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के विजयनगर से सटे आंजनेद्री पर्वत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि पर आया हूं तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने को आया हूं तो उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली के ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वाले से तकलीफ हो रही है। बजरंग दल भारत की हिंदी पट्टी में हिंदुओं का एक दमदार और प्रभावशाली संगठन है। अब इस संगठन की धमक दक्षिण तक पैर पसार लिए हैं। इस संगठन ने कर्नाटक की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके अलावा बजरंग दल ने पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में भी अपनी पहुंच बनाई है। कहा जाता है कि संतों की पुकार पर बना बजरंग दल ये एक अहम बिंदु है। बजरंग दल के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना करीब 39 साल पहले हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के अनुसार अक्टूबर 1984 में वीएचपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी। जब अयोध्या से यात्रा प्रस्थान कर रही थी तो यूपी के तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने को मना कर दिया। तब यात्रा में मौजूद संतों ने युवाओं से आह्वान किया
कि वे इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभाले। संतों ने कहा कि जिस तरह से श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी तरह आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। 1984 में बजरंग दल की स्थापना के बाद विनय कटियार को इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई। बाद में राम मंदिर आंदोलन में जुड़े लोगों की रक्षा करना इस संगठन का अहम काम हो गया। बजरंग दल का दावा है कि इस संगठन का जन्म किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले कथित असामाजिक तत्वों की रक्षा के लिए हुआ था। विचारधारा और एजेंडा क्या है संगठन का, चलिए ये भी जानते हैं। हिंदुत्व संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुत्व को घर घर पहुंचाना है। मुख्य रूप से कहें तो बजरंग दल गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए काम करता है। इस संगठन का सूत्रवाक्य सेवा, संस्कृति और सुरक्षा है। बजरंग दल को कई बार वैलेंटाइन के दौरान लड़के लड़कियों को दोस्ती का विरोध कार चर्चा में आते रहते हैं। इसके अलावा गौ तस्करी, घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन के मुद्दे पर भी बजरंग दल अपनी राय देता रहता है। संगठन और शाखाएं कैसे संचालित होती हैं? बजरंग दल पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। बजरंग दल का दावा है कि इस दल में वर्तमान लगभग 27 लाख सदस्य हैं। बजरंग दल अपने अखाड़े भी चलाता है। बजरंग दल भी की माने तो देश भर में लगभग 2500 अखाड़े चल रहे हैं। बजरंग दल और विवाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बजरंग दल स्थापना के बाद से आज तक इस संगठन पर एक ही बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और ये प्रतिबंध 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लगा था। ये बात वर्ष 1992 की है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया था। लेकिन इसके एक साल बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ तो यह प्रतिबंध 1993 में हटा लिया था। बजरंग दल के सदस्य पर कई बार वैलेंटाइन डे के मौके पर युवा लड़के लड़कियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहता है। 14 फरवरी 2011 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बजरंग दल पर एक ऐसा ही आरोप लगा था। कर्नाटक में बजरंग दल सबसे ज्यादा खबरों में रहता है और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों को बढ़ा प्रभाव। राज्य में ईसाई मिशनरियों में बढ़ता प्रभाव की वजह से राज्य में बजरंग दल भी अब काफी सक्रिय हो गया है। कर्नाटक में बजरंग दल के 4,500 से ज्यादा अखाड़े हैं और 48,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। बजरंग दल का कहना है कि वे इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के खिलाफ हैं। इस वजह से ईसाई मिशनरियों में बजरंग दल के बीच टकराव भी देखने को मिलता है। कर्नाटक की कुल आबादी से लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ये वोट बैंक लगभग 12 लाख लोगों का है, इसलिए ये आंकड़ा अहम हो जाता है। कर्नाटक में बजरंग दल की सक्रियता और दूसरा बड़ी वजह है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और स्कूल और कॉलेज में हिजाब का विवाद। बजरंग दल इन तीनों के ही खिलाफ है। पिछले साल जब कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था तो इस दौरान बजरंग दल ने इसका खुलकर विरोध किया था और इस दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का नाम हर्ष था। इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कथित रूप से एक मुस्लिम मीट व्यापारी पर हमला करने के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 18 जनवरी 2022 को कर्नाटक के गडक जिले से एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने हमला किया था। इसमें बजरंग दल के सदस्य भी थे। इस हमले में इस शख्स की मौत हो गई थी। 1 अप्रैल 2021 को बेंगलुरु में बजरंग दल के सदस्यों ने कथित रूप से एक हिंदू लड़की के साथ सफर कर रहे हैं और एक मुस्लिम युवक पर हमला किया था।
इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2008 में तटीय कर्नाटक में कई चर्चों पर हमले हुए। इस घटना की जांच के लिए तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा को एक जांच कमेटी गठित की। 2009 में इस कमेटी की जांच में बजरंग दल की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बजरंग दल के नेताओं ने मंगलौर क्षेत्र में चर्चा पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। 28 नवंबर 2021 को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेलूर टाउन में ईसाइयों को प्रेयर मीटिंग पर रोक दिया था। जून 1, 2018 बेल्लारी पुलिस ने कथित तौर पर मवेशियों को अवैध रूप से ले जा रहे एक शख्स की संदिग्ध मौत के सिलसिले में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। मई 19, 2003 उडुपी जिले की पुलिस के अनुसार मुडबेले में एक ईसाई प्रार्थना घर पर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया था। इसमें 7 लोग घायल हो गए थे। बजरंग दल का आरोप है कि यहाँ धर्म तर्पण और गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा था। कहा जाता है कर्नाटक और बजरंगबली का पुराना कनेक्शन है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर है और कस्बा है जहां अजनाद्री नाम का पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान का इसी पर्वत पे जन्म हुआ था। ये पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज का हिस्सा था। किष्किंधा राज का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। तो तमाम ऐसी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।